हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप जानते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और फ्री में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाता है और सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 2 दिन से नहीं शूट कर पा रहे थे दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आपका अभी लेटेस्ट में एग्जाम इसका होने वाला है। सीजीएल सीएचएसएल का भी एग्जाम होने वाला है, एसएससी जीडी का भी कैलेंडर आपका आ चुका है। तो इन एग्जामों के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं तो यह आपका जो चैनल है बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो 2023 में जो भी इनका प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं फ्री में, कोई शुल्क नहीं है। और डेली आपका 8 बजे सुबह में 8 बजे शाम में आपका इसका बैच चलता है और 11 बजे दोपहर में आपका एम कर लेंगे इसको आपका एसएससी जीडी का अलग से बैच चलता है, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के प्रश्नों को। टॉप 50 क्वेश्चन देखना है हमको। पहले क्वेश्चन में है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में, ठीक है, मैंने दीक्षित मतलब जो शिक्षा देना होता है उसकी बात हो रही है। तो अंतिम व्यक्ति कौन था, यानी अपने अंतिम समय में किसको इन्होंने दीक्षित किया था। तो वो व्यक्ति था आपका सुबुद्ध। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपके विकल्प में जो ए विकल्प है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्न में से किसने वकालत की थी। तो देखिए, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों का जो लाल किले में मुकदमा चल रहा था उनके पक्ष से सर टीबी सप्रू, ठीक है, सर टीबी सप्रू ने क्या किया था, मुकदमा लड़ा था, ठीक है, वकालत किया था। तो सही उत्तर क्या होगा, आपका विकल्प बी हो जाएगा। आगे के प्रश्न में है कि 1937 में प्रांतों के में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था। देखिए, 1937 में जो प्रांत से चुने हुए मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ था तो उस समय कांग्रेस का जो शासन था वह आपका 28 महीने चला था, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा कि ये जो मंत्रिमंडल था वो कांग्रेस का शासन 28 महीने चला था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का जो टका है जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था। तो मध्यकालीन भारत की बात हो रही है, इतिहास से क्वेश्चन है। तो उत्तर भारत में चांदी का सिक्का यानी जो टका बोला जाता है इसको जारी करने का जो वो जाता है श्रेय वो आपके इल्तुतमिश को जाता है, ठीक है। अब इल्तुतमिश कौन था दोस्तों, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का शासक हुआ, ठीक है। यानी 1210 में वो मर जाता है, उसके बाद ये गद्दी पे बैठा, ठीक है। और इसी ने क्या किया था, चांदी का सिक्का जो टका था स्टार्ट किया था। चलिए आगे के प्रश्न में देखेंगे कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसी एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना समाप्ति की व्यवस्था की गई है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, एसएससी के सभी एग्जामों में। तो बहुत लोग कह रहे हैं सर बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इजी अब करो। अब तो इजी नहीं देंगे, 4-5 वीडियो में इसलिए इजी दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाए, ठीक है। अब नहीं आपको मिलेगा, अब हाई भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है दोस्तों। तो आपका अनुच्छेद 169 यानी जो आर्टिकल 169 है इसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समापन की व्यवस्था की गई है। तो राइट आंसर विकल्प ये हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के लिए नहीं, यूपीएससी पीपीएससी बीपीएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। और एसएससी का तो ये फेवरेट आर्टिकल्स हैं, क्योंकि एसएससी हमेशा आर्टिकल से क्वेश्चन उठाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 338 यानी आर्टिकल 338, ठीक है, 338 आपका आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। आगे क्या क्वेश्चन है कि झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो मित्रों, झारखंड का शोक कहा जाता है आपकी दामोदर नदी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका विकल्प डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो मित्रों, असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका विकल्प ए हो जाएगा कि असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन में है कि विश्व की सबसे छोटी नदी कौन है। तो दोस्तों, विश्व की सबसे छोटी नदी है आपकी डी नदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका विकल्प बी हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन को देखेंगे।
अगले क्वेश्चन में है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था। देखिए राष्ट्रपिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आदर के साथ नाम लिया जाता है महात्मा गांधी जी का। ये जो राष्ट्रपिता की उपाधि है ये किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है ये हमारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की भी उपाधि दी गई है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। मित्रों भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो विकल्प डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आगे देखिए मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। आपके लिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन वेरी स्मार्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आपके आ गया है। तो 206 हड्डियां होती हैं एक मनुष्य की बात किया जाता है, ठीक है। बच्चों की बात यहाँ नहीं हो रही है, बच्चों की बात होगी तो 306 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक मानव शरीर की बात हो रही है, ठीक है। यानी वयस्क व्यक्ति को देखेंगे यहाँ पे जोड़ के, तो सही उत्तर हो जाएगा 206। अगले क्वेश्चन में है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मित्रों नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, जो विकल्प बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि आलू में जो मोज़ेक रोग होता है वो किस तत्व के कारण होता है। तो आलू में जब मोज़ेक रोग होता है वो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी वायरस, यहाँ पे वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस का नाम सुना होगा, तो मनुष्य के लिए खतरनाक था, लेकिन ये आलू में जो मोज़ेक रोग होता है इसमें जो विषाणु होते हैं उसके द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन में है कि सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों सुगंधित पुष्पों में पुष्पों जो होते हैं उनमें जो परागण होता है वो कीट के द्वारा होता है। परागण मतलब समझते हैं ना, एक इसके बीजों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होना, ठीक है। तो कीटों के द्वारा ये होता है, क्योंकि सुगंधित पुष्प जो होते हैं ये आपके पुष्प हैं, इनके जो सुगंध के कारण जो कीट होते हैं जो इनको खाने वाले वो आके यहाँ पे बैठते हैं और फूलों में से जो इनके कण होते हैं उनको उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, इसे परागण करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं सोयाबीन, अरहर सोयाबीन एक साथ दे दे तो सोयाबीन हम टिक करेंगे, सोयाबीन में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है। यहाँ पे अनुपस्थित होने की बात हो रही है दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके जीवाणु में, ठीक है, जीवाणु होगा, बैक्टीरियाज में क्या होता है कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, यानी जो कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है जिसको, यह आपके जीवाणु में अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित मतलब अब्सेंट। अगला क्वेश्चन है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो अब शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है आपके प्रोटीन के द्वारा। हम अपने शरीर में जो प्रोटीन का लेना बंद कर दें या प्रोटीन किसी भी माध्यम से नहीं लेंगे तो ऊतकों का निर्माण नहीं होगा। जब ऊतकों का निर्माण नहीं होगा तो अंगों का, कोशिकाओं का भी निर्माण नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो दोस्तों टिबिया नामक जो हड्डी है टांग में पाई जाती है, सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। तो दोस्तों त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, जो विकल्प ए है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो सुमेलित या सम्मिलित देखेंगे तो इसमें से जो काली मिर्च है, काली मिर्च चावल, यह छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है, ठीक है। बाकी आपके बसोली पेंटिंग, कंबन अंगूर, सुंदर राजा आम, ये सही है, सम्मिलित है, ठीक है। ये जीआई टैग मिला हुआ, काली मिर्च चावल सभी जीआई टैग वाले हैं और किस राज्य से संबंधित है ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसमें जो काली मिर्च चावल है छत्तीसगढ़ से नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करेंगे, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, विश्व का भी सबसे बड़ा स्टेडियम इसको कह लेंगे, ठीक है। ये आपके गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि भवानी देवी का संबंध किस खेल से है। तो देखिए भवानी देवी इस समय चल रहा है आपका जो एशियाई गेम्स, उसमें बहुत बढ़िया इन लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। तो भवानी देवी का संबंध है आपके तलवारबाजी से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस आपके 16 सितंबर को मनाया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि कर्डम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों कर्डम मल्लेश्वरी का खेल है
भारत जो संबंध है भारतोलन से है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों साक्षी मलिक आपके कुश्ती खेल से संबंधित हैं, ठीक है। स्टार प्लेयर हैं ये और इनका बढ़िया कुश्ती में जगह भी है। तो साक्षी मलिक का संबंध है आपके कुश्ती से। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन में है कि हाल ही में किस देश ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है। तो एशिया कप का खिताब हाल ही आपका जीता है भारत ने, ठीक है, लगभग 8वीं बार, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा कि 8वीं बार एशिया कप का खिताब जो सबसे ज़्यादा है भारत ने जीता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे कि मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य की स्थापना किसने किया था, या मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य किसने स्थापित किया था। देखिए मगध में जो था आपके मौर्य जो आए, ठीक है, सबसे पहले जो मौर्य आए, इन लोगों ने आने के बाद इन्होंने ज्वाइन कर लिया कोई जैन धर्म कोई बौद्ध धर्म। तो यहाँ पे हिंदुओं का जो होने लगा दिक्कत, तो इसी से खिन्न आके जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदर्थ, इनको मार के पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण राज्य की स्थापना की भारत में, यानी मगध में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी, अंग चंपा। ऐसे याद कर लीजिए, अंग चंपा, अंग का चंपा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो 261 ईसा पूर्व, इस डेट को याद रखिएगा। इस डेट में अशोक ने कलिंग पे किया था चढ़ाई और जो कलिंग था इसको जीत भी लिया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, ठीक है। देखिए हर्यक वंश में क्या होता था, इसको पितृहत्यात्मक भी कहा जाता है, यानी पिता की हत्या कर करके और सीटों पर कब्जा करना, यानी गद्दी पे कब्जा करना। तो हर्यक वंश में सभी जो हुए उसमें ज़्यादा जो युवराज थे अपने पिता की हत्या करके और गद्दी पे बैठते थे। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था आपका नागदशक। अगले क्वेश्चन में है कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपके 1930 में, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प ए हो जाएगा 1930। अगले क्वेश्चन में है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है कि सिक्किम राज्य की राजधानी कहाँ है। एक क्वेश्चन आ जाता है आपके एसएससी में। तो सिक्किम का जो राजधानी है गंगटोक है, क्या है, गंगटोक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है, कि सिक्किम राज्य की राजधानी है आपकी गंगटोक। अगले क्वेश्चन में है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है आपकी ईटानगर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में मणिपुर की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों मणिपुर की राजधानी है आपका इम्फाल, ठीक है। मणिपुर याद रखिएगा क्योंकि इस समय बहुत ही हाईलाइट चल रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। 37 नंबर के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो दोस्तों काजू का यहाँ पे याद रखिएगा, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका वियतनाम, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, विकल्प ए हो जाएगा कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो आपका वियतनाम है। अगले क्वेश्चन में है कि केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो मित्रों केसर का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करेंगे तो आपका ईरान है, ठीक है। भारत में एकमात्र राज्य आपका जम्मू कश्मीर है, लेकिन जो ईरान है ये केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो दोस्तों रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका थाईलैंड है, ठीक है। ये देखिए देश और उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन को भी देख लेंगे आप लोग, क्योंकि आता है इससे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। आगे का प्रश्न है आपका कि बादाम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो मित्रों बादाम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका अमेरिका। A1 क्वालिटी का बादाम यहाँ पे मिलता है अमेरिका में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन है कि पांडु रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो देखिए पांडु रोग जो होता है विटामिन B12 के कमी के कारण, जब शरीर में इसका विटामिन B12 की कमी होती है तो ये आपका पांडु रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि अंकोरवाट मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो मित्रों अंकोरवाट कंबोडिया, ऐसे याद कर लीजिए। अंकोरवाट जो है मंदिर बहुत ही बड़ा विशाल मंदिर है, ये कंबोडिया में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा, ठीक है, कि अंकोरवाट का जो मंदिर है वो आपके कंबोडिया में स्थित है।
अगले क्वेश्चन में है कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो दोस्तों 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता है रास बिहारी बोस ने किया था। सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो दोस्तों यह केरल में। देखिए लाइट नहीं है, बिना लाइट का वीडियो शूट हो रहा है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा फास्ट कर रहा है। ठीक है बड़ा दिक्कत है, 2 दिन से तो लाइट नहीं था, वीडियो नहीं शूट हो रहा था, एक ही शूट हो पा रहा था कैसे भी करके। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है कि कपास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो दोस्तों कपास के उत्पादन में गुजरात राज्य आपका पहले नंबर पे आता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए कि रक्त को शुद्ध कौन करता है। तो रक्त को शुद्ध करता है आपका वृक्क। ठीक है, वृक्क को हम कहते हैं इंग्लिश में किडनी। ठीक है, तो रक्त को शुद्ध कौन करता है आपका, वृक्क यानी किडनी। सही उत्तर क्या होगा, विकल्प सी होगा। आगे का प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम आपके मेघालय राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक उच्चतम पर्वत शिखर है। तो दोस्तों इसमें से उच्चतम पर्वत शिखर है आपका K2। भारत की बात कर लेंगे, इनमें से बात कर लेंगे तो ये गार्डविन आस्टीन। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। लास्ट क्वेश्चन, किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। वेरी फेमस और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों, क्यूबा को कहा जाता है। वही भारत में कहें कि किसी राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो सही उत्तर इसका विकल्प बी हो जाएगा, क्यूबा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।